खबरदार में आज बात नशे की, जिसका नाश कैसे किया जाए इसे लेकर चिंताएं तो बहुत जताई जाती हैं, लेकिन उठाए गए कदम नाकाफी ही साबित हो रहे हैं। नशा जैसे जैसे देश की जवानी की रगों में घुल रहा है, वैसे वैसे ये मुद्दा चिंता का कारण बनता जा रहा है। और अगर बात पंजाब की करें तो नशे के इस जहर से प्रदेश की आबो हवा पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है, लेकिन इसे कैसे रोका जाए, यही सवाल पूछा पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने। ड्रग तस्करों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से कुछ फायदा होगा भी या नहीं, या फिर यह महज औपचारिकता है? यही कहकर पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस और सीबीआई को फटकार लगाई है पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट। इंटरनेशनल ड्रग रैकेट मामले को लेकर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 4.5 घंटे तक सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने सभी जांच एजेंसियों को लताड़ा। अदालत ने कहा कि सारी जांच एजेंसियां मिलकर काम करें और साथ ही सीबीआई से यह भी पूछा गया कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने से कुछ फायदा भी होगा, जिस पर सीबीआई अधिकारियों के जवाब के बाद कोर्ट ने प्रोविजनल अरेस्ट वारंट तैयार करने के निर्देश दिए और अदालत ने जल्द से जल्द विदेश मंत्रालय से संपर्क कर आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने के आदेश दिए। 1.5 साल तो पंजाब पुलिस ने लिस्ट एक बनाई सी 13 बंदियां दी ਜਿਹੜੇ वांटेड ਸੀਗੇ, लेकिन अगों एक्शन नहीं सी लिया जा रहा। फिर ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਲਾਇਰਸ ਫॉर ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ प्रोसेस ਕੀ ਕੀਤਾ, फिर इन्होंने ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਨੂੰ सीबीआई ਨੂੰ भेजा। क्योंकि मामला इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़ा है तो अदालत ने बीएसएफ को भी कटघरे में खड़ा किया, लेकिन जवाब में बीएसएफ ने अदालत को अपनी कुछ मजबूरियां गिनवा दी। बीएसएफ ने कहा है कि सानू कुछ चीज़ों की लोड़ है ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੈਨ ਪਾਵਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੇਲੇ 31 ਬਟਾਲੀਅਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ 23-24 ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। तो उन्होंने जज साहब ने उन्होंने आईजी ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। यही नहीं, अदालत ने पंजाब सरकार से ये भी पूछा कि प्रदेश में अवैध केमिस्ट शॉप बंद क्यों नहीं हो रही और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट में संशोधन को लेकर भी चर्चा हुई। ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਐਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਚੇਂਜਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਈਜ਼ੀਲੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ? ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਉਹ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ साइकोट्रॉपिक होन ही ना। इस मामले की अगली सुनवाई अब 13 जनवरी को होगी, लेकिन इतने बड़े मामले की जांच में जिस तरह ढील बरती जा रही है उससे जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लाजमी है। नेहा सलारिया के साथ न्यूज डेस्क रिपोर्ट, जी मीडिया, चंडीगढ़। जहां एक तरफ इंटरनेशनल ड्रग रैकेट से जुड़े लोगों पर शिकंजा कसने में सुरक्षा एजेंसियां नाकाम साबित हो रही हैं, वहीं देश के अंदर नशे का कारोबार करने वालों पर नकेल कसने की तैयारी हरियाणा पुलिस ने की है। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर फतेहाबाद में हो रही नशे की तस्करी की खबर जी मीडिया पर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने सख्त रवैया अख्तियार कर लिया है। नशे पर कसा शिकंजा, पुलिस ने चलाया सबसे बड़ा अभियान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर टूटा नशे का नेटवर्क। पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर पुलिस की मुस्तैदी और हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग। यह असर है उस खबर का जिसे सबसे पहले दिखाया था जी मीडिया ने। फतेहाबाद में घग्गर नदी पर बने जिस पुल पर किसी तरह की चेकिंग नहीं होती थी, अब वहां 24 घंटे चेकिंग करने के लिए स्थायी चौकी बनाई गई है। इसी मुस्तैदी की वजह से पुलिस ने 3 दिनों में अवैध नशे की तस्करी के 70 मामले दर्ज कर लिए। जिस पुलिस विभाग पर नशा तस्करों से साठ-गांठ के आरोप लग रहे थे, उस विभाग के 21 कर्मचारियों का तबादला कर दिया गया। घग्गर नदी के ऊपर जो 2 पुल हैं, जिसमें अलीगा पुल के ऊपर पहले जो थाना से अस्थायी तौर पर नाकाबंदी जाती थी, उस नाके को स्थायी तौर पर जो है ना माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कर दिया गया है और वहाँ पर जो परमानेंट 24 घंटे की शिफ्ट की तैनाती है वो कर दी गई है, ताकि उस एरिया में या वहाँ से क्रॉसिंग होने वाले किसी भी प्रकार के नशे पर पूर्णतः पाबंदी लग सके।
फतेहाबाद के स्थानीय लोगों के मुताबिक घग्गर नदी पर बने इस पुल के रास्ते से न सिर्फ अवैध शराब बल्कि कई तरह का नशा सप्लाई होता है और इसमें खास तौर पर प्रतिबंधित दवाइयों का नशा है। इसकी वजह से बॉर्डर से सटे कई गांव के नौजवान नशे की चपेट में भी आ रहे हैं। लेकिन अब जहां एक तरफ पुलिस मुस्तैद हो चुकी है, वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी नौजवानों की रगों में नशे का जहर न घुलने देने की बात कही है। सारे ऐसे विषय हैं जो पहले कभी जिनके ऊपर चेक नहीं किया गया और हमारे ध्यान में है, उनको सबको हम चुनौती के रूप में ही लेके चल रहे हैं। और इस प्रकार का कोई भी जो चाहे शराब माफिया हो चाहे ड्रग माफिया हो, वो हमारे इस प्रदेश की नौजवान पीढ़ी को हम खराब नहीं होने देंगे और हर प्रकार के इसमें सुधारात्मक कार्यक्रम करेंगे। इससे पहले पंजाब हरियाणा की सीमा पर चेकिंग की कोई सुविधा मौजूद नहीं थी, जिसका फायदा नशा तस्कर बड़ी ही आसानी से उठा लेते थे। लेकिन अब पुलिस की सख्ती से इन तस्करों के मंसूबों को नाकाम किया जाएगा, यही दावा किया जा रहा है। फतेहाबाद से धर्मेंद्र गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। पंजाब में नशा न सिर्फ बाहरी मुल्कों से बल्कि बाहरी राज्यों से भी लाया जाता है, जिन पर लगाम कसने की पुलिस की तरफ से कोशिशें जारी हैं। एक ऐसी ही कोशिश में कामयाबी मिली नवा शहर पुलिस को जब उनकी गिरफ्त में आए 2 ट्रक तस्कर। नशे के अखरोट लाने वाले ये आरोपी अब चढ़ चुके हैं पुलिस के हत्थे। नवा शहर की पुलिस ने जम्मू के कुपवाड़ा के रहने वाले अहमद मुगल नाम के इस शख्स को गिरफ्तार किया, जो अखरोट बेचने की आड़ में हेरोइन की स्मगलिंग करता था। बंगा मुकंदपुर रोड पर पुलिस के हत्थे चढ़े इस आरोपी की जब तलाशी ली गई, तो उसके पास से सेब और अखरोट के कई पैकेट मिले और उन पैकेट्स के नीचे छिपी थी इसकी सफेद नशे की काली करतूत। पुलिस ने आरोपी से 700 ग्राम हेरोइन बरामद की। इतना ही नहीं, जब पुलिस ने इससे इसके साथियों के बारे में पूछताछ की, तो नवा शहर के गांव जब्बोवाल से गिरफ्त में आई कुलविंदर सोनू नाम की ये महिला, और इससे भी पुलिस ने 300 ग्राम हेरोइन बरामद की। ऐसे राइस मोहम्मद है जो जम्मू कश्मीर का, और उसके साथ एक लेडीज है कुलविंदर सोनू जब्बोवाल की, जो बंगा के नज़दीकी गांव पड़ता है। ये हीरोइन की स्मगलिंग करते हैं। उसी के तहत हमने एफआईआर दर्ज की और उसके इन्फॉर्मेशन बिहाफ पे हमने ट्रैप किया। तो राइस मोहम्मद के पास से 700 ग्राम और सोनू के पास से 300 ग्राम हीरोइन हमें मिली है। एफआईआर हमने लॉन्च ऑलरेडी कर दी, अभी रिमांड लेकर फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ नशा तस्करी का मामला दर्ज कर लिया है और अभी तक की जांच में सामने आया है कि आरोपी महिला कुलविंदर सोनू के खिलाफ इससे पहले भी जम्मू और नवा शहर में नशे की तस्करी से जुड़े मामले दर्ज हैं। फिलहाल अदालत ने दोनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर भेजा है और पुलिस इस दौरान इनके और साथियों के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश करेगी। संदीप ओबराय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, कपूरथला। अगला खुलासा फरीदाबाद से, जहां पुलिस के हत्थे चढ़ा है एक विदेशी, जिस पर आरोप है लाखों की ठगी मारने के, और वो भी बड़ी ही आसानी से। काम की तलाश में भारत आए इस विदेशी ने कैसे लोगों को लालच देकर ठगा, आप खुद देखिए। पुलिस की गिरफ्त में आए इस शख्स पर आरोप है ठगी मारने के, जो लुभावनी ऑफर देकर कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। फरीदाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये शातिर ठग नाइजीरिया का रहने वाला है और पिछले कई सालों से भारत में रह रहा था। इसका नाम पैट्रिक अलूचे कुकरे है और ये अपने दोस्त के साथ मिलकर ठगी मारने वाला गिरोह काफी दिनों से चला रहा था। अब तक 25 से 30 लोगों को ये गिरोह अपने जाल में फंसाकर ठग चुका है। पुलिस के मुताबिक ये शातिर कैंसर और एड्स की बीमारी की दवाई में इस्तेमाल होने वाले बारबेरी के बीज बेचने के बहाने दवाई बनाने वाली कंपनियों को सरसों के बीज बेचता था। मैं जब से यहाँ आया था मेरे पास कोई काम नहीं था। फिर मैंने दोस्त को देखा जो पैसे कमा रहा था, फिर उसी ने मुझे इस काम में लगाया। उसी ने ईमेल के जरिए आगे संपर्क किया।
पुलिस ने खुलासा किया है कि ये शातिर पहले अपना शिकार ढूंढकर उसे अपने साथ व्यापार करने के लिए राजी करता और फिर ज्यादा पैसे कमाने का लालच देता। आरोप ये भी है कि इन्होंने एक फर्जी विदेशी फार्मास्यूटिकल कंपनी की साइट बनाई हुई थी और खुद को कंपनी का सीईओ बताकर लोगों को ईमेल और फोन के जरिए अपने जाल में फंसाता था। फिर कैंसर और एड्स की बीमारी की दवाई में इस्तेमाल होने वाले बारबेरी के बीज खरीदने का ऑफर देता था, लेकिन बारबेरी के बीज देने की बजाय ग्राहक को सरसों के बीज दे देता था। इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक ऐसे नाइजीरियन जो है एक किसी को बेच के और नकली सीड्स प्रोवाइड कराएगा किसी कस्टमर को। जो ये सीड्स है ये एक्चुअल में ये सरसों के दाने हैं और ये जो सीड्स है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम पे ये बेचते हैं, ताकि ये जो सीड्स हैं ओरिजिनल जो बारबेरी सीड्स हैं ये कैंसर और एड्स की दवाई में काम आते हैं। पुलिस ने आरोपी को तब गिरफ्तार किया जब ये एक शख्स को 3 लाख के बदले नकली बीज बेचने जा रहा था। पुलिस के मुताबिक आरोपी अभी तक कोलकाता, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कई लोगों को लाखों का चूना लगा चुका है। कोलकाता के अंदर इन्होंने ऑलरेडी 4 लाख रुपए की उसके साथ चीटिंग की हुई थी। तो कितनी ठगी अब तक ये कर चुका है? अभी तक इन्होंने कम से कम 20-25 लोगों के साथ ठगी की हुई है, जो इसका अनुमान जो है कम से कम 70-80 लाख रुपए है। इनके साथ ऑल ओवर इंडिया इन्होंने अभी तक इन्होंने जैसे गुजरात ऑल ओवर इंडिया की है, न्यू दिल्ली, अभी तो उसका इन्वेस्टिगेशन मोर पता चलेगा, लेकिन अभी जो है कि ऑल ओवर इंडिया इन्होंने की हुई है, गुजरात, राजस्थान, अलग अलग जगह से। पुलिस को उम्मीद है कि इस आरोपी की निशानदेही पर इस पूरे गिरोह का पर्दाफाश करने में मदद मिलेगी और जल्द ही गिरोह के बाकी सदस्यों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन ये सिर्फ एक गिरोह नहीं है। लालच देकर ठगी मारने वाले कई देसी और विदेशी ठग पूरे देश में सक्रिय हैं, जिनकी नजर आपकी मेहनत की कमाई पर है। ऐसे में जरूरत है कि आप सावधान रहें, खबरदार रहें। विनोद मित्तल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, फरीदाबाद। और अब बात रोहतक की करेंगे, जहां एक सगाई समारोह के दौरान 2.5 लाख रुपए की नकदी और करीब 3 लाख रुपए के गहने चोरी किए जाने का मामला सामने आया है। चोरी की यह वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो फुटेज में एक लड़का लड़की स्टेज से गेट की तरफ भागते नजर आए। रोहतक पुलिस ने फुटेज के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। ये वारदात 29 तारीख की है। करीबन रात को 11:30 बजे एक लड़का लड़की ने शादी में रिंग सेरेमनी का प्रोग्राम था, उसमें करीबन 2.5 लाख रुपए और कुछ गोल्ड की चीज़ें जो लगभग कुल मिलाकर 6 की संख्या में थी, उनको वहाँ से चुरा लिया। जो 5-7 मिनट के लिए उन्होंने रखी थी, तो मौका देख के वहाँ से चुरा के फरार हो गए, जिनकी सीसीटीवी फुटेज के अंदर सारी हरकतें कैद हो गई। जो सीसीटीवी फुटेज को हम देखकर मामले को खंगालने की कोशिश की जा रही है। 1-2 आदमियों के संदिग्ध के आधार पर पूछताछ भी की गई है। जो मुद्दई है उससे शिनाख्त कराने की कोशिश की जा रही है। और अब बात साइबर सिटी की, जहां महिलाओं की सुरक्षा एक बार फिर सवालों में है, क्योंकि एक बार फिर एक महिला ने खुद के साथ रेप किए जाने का मामला दर्ज करवाया और आरोप लगे एक ऑटो ड्राइवर पर। गुड़गांव का डीएलएफ फेज 2 का इलाका, जो न सिर्फ साइबर सिटी के सबसे पॉश इलाकों में से एक है, बल्कि यहां कई बड़ी कंपनियों के दफ्तर भी हैं। ऐसे में इस जगह पर सुरक्षा के इंतजाम कैसे होने चाहिए, ये बताने की जरूरत नहीं। इसके बावजूद इस इलाके में अंजाम दी गई हैवानियत की वारदात। नेपाली मूल की महिला ने एक ऑटो चालक पर रेप करने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया। पीड़ित के मुताबिक ऑटो चालक ने पहले उसे बातों में उलझाया और फिर उसे घर छोड़ने की बजाय किसी सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसके साथ रेप किया गया। ये थाना फेज 2 में एक लड़की ने दरख्वास्त पेश की कि उसके साथ वह गांव जाने के ना अपने घर जाने के लिए दिल्ली ऑटो लिया और ऑटो मेरे को घुमाता रहा और उसके बाद उसने मेरे साथ दुष्कर्म किया। इसी बात की उन्होंने एक दरख्वास्त पुलिस स्टेशन में दी, जिसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन आरोपी इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहा है। आरोपी के मुताबिक जब उसने महिला से किराए के पैसे मांगे तो उसने उसे झूठे मामले में फंसा दिया।
करा कोई 5-7 हज़ार के मैं क्लाइंट ढूंढूंगा, तुझे 1000-2000 रुपये दे दूंगा। मेरे दारू के लिए भी, बियर के लिए पैसे ले ली 500 रुपया, मेरे पूरे पॉकेट खत्म हो गया था। फिर सिगरेट के पैकेट भी दिलवाया, सब कुछ दिलवाया। आरोप लगाया, कराया नहीं किया, तब पर भी आरोप लगाया, रेप किया। पुलिस ने पीड़िता की मेडिकल जांच करवाई है, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में इस मामले में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इसका फैसला रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। आलोक उपाध्याय, ज़ी मीडिया, गुड़गांव। एक नाबालिग जिसकी उम्र सहेलियों के साथ खेलने कूदने और पढ़ाई करने की थी, उसे उसके घर से मीलों दूर ले जाकर बेच दिया गया, वो भी 2 बार। और इसी बीच उसके साथ कितनी ही बार अंजाम दी गई हैवानियत। मामला पलवल से सामने आया है, जहां एक 12 साल की लड़की जो मूल रूप से उड़ीसा की रहने वाली है, उसने अपने साथ की गई दरिंदगी की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई। पीड़ित नाबालिग के मुताबिक उसके गांव के पास रहने वाला सुरेश नाम का एक नौजवान उसे बहला फुसला कर लाया और उसे 3 महीनों तक यूपी के मथुरा में अपने एक जान पहचान के शख्स के घर रखा, जिसने उसे कई बार हवस का शिकार बनाया। इसके बाद उस शख्स ने पीड़ित को 50,000 रुपये में एक शख्स को बेच दिया। उस शख्स ने भी पलवल के स्यारोली गांव में ओमी नाम के एक शख्स को 80,000 रुपये में बेच दिया। वहां भी उसके साथ दरिंदगी को अंजाम दिया, लेकिन 10 दिन बाद पीड़ित उनके चंगुल से निकलकर भागने में कामयाब हो गई और उसके साथ एक बार फिर रेप किया गया। जिस ऑटो चालक से पीड़ित ने पुलिस थाने जाने के लिए मदद मांगी, उसने भी नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। जैसे तैसे पीड़ित पुलिस स्टेशन पहुंची। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश जारी है। और अब बात मौत बांटते अस्पताल की। जी हां, लुधियाना के सिविल अस्पताल में मौतों का सिलसिला जारी है। 72 घंटे में 3 मौत होने से अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। एक तरफ घर में मातम, रोता हुआ परिवार, तो दूसरी तरफ अस्पताल के बाहर लाश को रखकर प्रदर्शन। ये तस्वीरें लुधियाना के सिविल अस्पताल की बड़ी लापरवाही को बयान कर रही हैं, जहां एक के बाद एक गर्भवती औरतों की डिलीवरी के दौरान एक इंजेक्शन लगाने पर हालत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतकों के पारिवारिक मेंबर इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखो, हमारा परिवार का एक मेंबर चला गया है, तो हमारे लिए तो सब दोषी हैं, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है, यहाँ से हम हंसते खेलते गए थे उसको लेके, खुशी लेने के लिए, लेकिन मौत लेके लौटे हैं। तो हम तो चाहते हैं कि पता लगना चाहिए भी आखिर चूक कहाँ हुई, किसकी वजह से उसकी हालत हुई थी। इससे पहले इसी इंजेक्शन की वजह से 22 तारीख को एक गर्भवती महिला की मौत हो चुकी थी, पर इसके बावजूद भी अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही चलती रही और लगातार 72 घंटे में 3 महिलाओं की इलाज के दौरान लापरवाही से मौत हो गई। पर बावजूद इसके इस पूरे मामले में लुधियाना के सिविल सर्जन मौत के आंकड़े का गणित समझा रहे हैं और इंजेक्शन की लापरवाही को गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो वो तो 3 डेथ हुई हैं। ये डेथ ठीक है 7 उसी दिन हो गई है, पर इसका कारण हम ये नहीं ले सकते। एक्सपायरी डेट नहीं था इंजेक्शन। अभी हम ये पक्का भी नहीं कह सकते हैं कि डिक्लोफेन से ही सब कुछ हुआ है, क्योंकि वही इंजेक्शन उसी अस्पताल के बाकी सब डिपार्टमेंट्स में उसी बैच नंबर का इंजेक्शन लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री सुरजीत जयानी ने पूरे मामले पर दुख जाहिर किया और साथ ही इस मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, जो कि 4 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। 6 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜੂਗੀ, ਸਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੀਐਮਸੀ ਜਿੱਥੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਗਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਡੀਸਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਬੈਨ ਕਰਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਰਿਸਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿੰਨੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲਾਕ ਉਹ ਬੈਚ ਸੀ ਉਹ ਸੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ स्टार्ट करता है। 27 तारीख को डिलीवरी के बाद जिन 4 औरतों की हालत बिगड़ी थी, उनमें से एक अब भी गंभीर हालत में लुधियाना के सीएमसी अस्पताल में इलाज अधीन है। चंडीगढ़ से जगतार भुल्लर के साथ नवीन शर्मा, जी मीडिया लुधियाना। हरियाणा में सेंट्रल स्कूल टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करने के मामले में रेवाड़ी पुलिस मुख्य आरोपी कुलबीर की तलाश कर रही है। पुलिस को उम्मीद है कि कुलबीर की गिरफ्तारी के बाद न सिर्फ हरियाणा बल्कि और राज्यों में भी हुए पेपर लीक के मामलों का खुलासा हो सकता है। स्टेट का जो पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर भी एचआर की टीमें जींद से
कुछ लोगों को पकड़ के ले गई थी, लेकिन कुलवीर की कोई खोज खबर वहाँ भी नहीं मिल पाई। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और हमारे डीएसपी सतपाल जो है जी अब उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उनके नीचे एक एसआईटी बना रखी है। खबरदार में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत।